सेलिब्रेशन हुआ था। जब आर्ट साइड ले लिया तब मुझे लगा कि मैं अपने स्वाभाविक रूप में हूँ 12th में, और आर्ट साइड लेकर के फिर मैं टॉप कर गया। अच्छा 12 फर्स्ट क्लास के साथ साथ मैं टॉप किया। जब मैं टॉप कर गया तो सारे हमारे नाते रिश्तेदार जो थे वो फिर शुरू कर दिए, नहीं स्वाभाविक तो बड़ा साहित्यिक वृत्ति रही इसकी पता अंततः फिर BA फर्स्ट क्लास हुआ, फिर MA फर्स्ट क्लास हुआ। जो मैं बात बता रहा था, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग साथ हुए, 3-4 महीना पढ़े, खूब बढ़िया, लेकिन पता नहीं क्या मुझे वो नियत का ही कुछ है कि मिला। मुझे जबरदस्त उच्चाटन होने लगा। मुझे लगा कि नहीं, पॉलिटिकल साइंस ठीक नहीं, कंपटीशन के स्कोर ठीक है। हमारे पिताजी बीच में आए, कमरे पर आए, यहाँ यूनिक कमरे में थे उस समय, लेकिन हम माने नहीं। और पिताजी के उस समय लगभग जो पिताजी ने एक विरोध किया था साइंस साइड का, उसके बाद इसका किया, उनका जब हरदम इनका पता नहीं क्या स्थिति बन गई, घबराने लगते हैं। और मुझे लगा कि नहीं, मैं पॉलिटिकल साइंस, जबकि मैं ठीक ठाक विद्यार्थी था इनकी निगाह में, अभी पता नहीं क्या कहेंगे नहीं ठीक ठाक नहीं, ठीक थे। मैंने एक अच्छाई ये की थी कि मैंने फिलॉसफी का भी एडमिशन फॉर्म डाल दिया था PG में, और मेरा नाम उसमें था लिस्ट में, पहली लिस्ट में। तो मैंने आप समझिए 4-5 महीने पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद, जब एग्जाम एकदम करीब था, फर्स्ट ईयर में फिलॉसफी चेंज करा दिया पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटिकल साइंस पढ़े। यहीं से हमारा इनका विषय का साथ छूटा, और फिर मैंने MA किया फिलॉसफी से, और 3 महीने की पढ़ाई में ही नंबर हमारे फर्स्ट क्लास के ऊपर आए, और अंततः यूनिवर्सिटी में। और फिर उसके बाद मैंने हिंदी साहित्य मेरा कभी विषय नहीं रहा, न BA में न MA में, लेकिन हम लोगों को रुचि थी कंपटीशन में रहा। कंपटीशन में मैंने हिंदी साहित्य एक विषय के रूप में रखा, और उसी से सफलता मिली। मध्य प्रदेश PCS का सेशन उस समय कुछ ठीक था, UP का सेशन लेट था। यहाँ 92 वाला बैच का रिजल्ट प्रीलिम का आ गया था, मेंस का नहीं हुआ था। वहाँ 94 का क्लियर हो गया था, तो मैं सबसे पहले MP PCS में ट्रेजरी के रूप में सेलेक्ट होकर के चला गया था। ट्रेनिंग पर था भोपाल में, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल अकादमी। फिर यहाँ का रिजल्ट आया, सबसे पहले UP PCS में 92 वाले बैच में मेरी रैंक आई 89। मैं ट्रेजरी अफसर यहाँ में सेलेक्ट हुआ नंबर 1 पर, ट्रेजरी सेवा का मैं नंबर 1 पर था। 93 में मेरा रिजल्ट आया, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ। ये एक साल के अंदर 3 बैच का रिजल्ट आया लगातार, धनाधन। 93 में मेरी रैंक आई 53, उसमें मैं सेल्टेक्स अफसर हुआ। 94 में मेरी रैंक आई 12वीं, जिसमें मैं DSP हुआ। इस प्रकार 4 बार PCS में परमात्मा कृपा से सेलेक्ट होने का अवसर मिला। जब उस समय मैं 4 बार सेलेक्ट होने के बाद टहलता था, घूमता था, तो मुझे लगता था जैसे कोई बादशाह, अच्छा वो ऐसा दौर होता है कि आपके पास कोई जिम्मेदारी है नहीं, पद आपको मिल गया है, तो सब लोग आपको बिल्कुल एकदम दूर से देखते हैं ना, जैसे एक अजीब सा सफलता का जो वो होता है। तो हम लोग घूमा करते थे, और धीरे फिर सेलेक्ट होकर के हम लोग सेवा में आ गए। आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे, 2-3 चीज़ें, बड़ा समय कम है, आपको सिर्फ मैंने ये सोचा कि सहज कर दें। पहले जो भी करिए अपनी रुचि का करिए, अपने मन का करिए। स्वेच्छाचारिता वाली बात नहीं बता रहा हूँ आपको कि मनमानापन करिए आप, लेकिन अपनी रुचि जरूर तलाशिए कि हमारी देखा देखी नहीं। और जो और क्षेत्र हैं उनको भी जानिए। ऐसा ना हो कि बगैर जाने आप उसमें अपनी रुचि आप प्रदर्शित कर दें। रुचि अच्छी हो तो उसमें घुसिए, देखिए। अगर आपको लगता है कि ये हमारी फील्ड है तो आप उसमें जाइए। व्यावहारिक मानदंड भी देखिए कि चल क्या रहा है। अगर आपकी बहुत रुचि है और व्यावहारिक रूप से असफल है, तो फिर आपको निर्णय लेना चाहिए कि हम इस पर बदल सकें, जैसे हमने बदला। और मैं मानता हूँ अगर ये बदल दिए होते तो ये भी सिलेक्ट हो गए। ऐसा मेरा अपना मानना। हाँ, उस समय पॉलिटिकल साइंस की स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन एक ईगो भी रहता है ना, अरे हम कैसे छोड़ दें पॉलिटिकल साइंस, हम ही छोड़ देंगे पॉलिटिकल साइंस तो फिर क्या जाएगा। जैसे उस समय हम लोग मार्क्स कहलाते थे। नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। कोचिंग करना मतलब ये माना जाता था कि कमजोर छात्र, हम स्वयं सक्षम, कोचिंग की जरूरत पड़ गई, अरे पैसा की जरूरत पड़ गई। इससे भी, इस मनोवृत्ति से भी इलाहाबाद का नुकसान हुआ, क्योंकि समानांतर रूप से दिल्ली एक कोचिंग के केंद्र के रूप में उभर रहा था, और यहाँ गाइड करके कोचिंग जरूरी क्यों है? कोचिंग जरूरी ये है भाई, कोर्स तो आपको जरूरी है, चाहे उस कमरे के अंदर हो या वैसे कोई गाइड कर दे। कंपटीशन में बहुत महत्वपूर्ण ये देखना है कि आपको रणनीति बना करके अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो अनावश्यक श्रम आप करते रहेंगे, और वो चीज़ आपकी नहीं आ पाएगी जो कंपटीशन में ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए 3 लेखक हैं हिंदी में, अब तीनों को आप समान रूप से पढ़ रहे हैं, आते 2 हैं हमेशा, 2 आ ही जाते हैं,
तो आपको जो कोचिंग करने वाला होगा वो बता देगा कि 2 ये चुन लीजिए। उन 2 में फिर टॉपिक कौन कौन से चुनने हैं वो कोच कर देगा। फिर उन टॉपिक को घुमा के कैसे पूछा सकता है। कोचिंग का हमेशा बड़ा महत्व है। वो व्यावसायिकता के दबाव में और लालच के दबाव में इन संस्थानों ने भी अपनी विश्वसनीयता बहुत अधिक खो दी। लेकिन अगर कोई कोच नहीं है जिंदगी में तो आपको दिशा का ज्ञान कराने वाला नहीं मिलेगा। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ से मेरठ जाना है, तो मेरठ जाने का एक रास्ता है जो शॉर्टकट 3 घंटे में पहुँचा देगा या 4 घंटे में पहुँचा देगा। एक है घूम के जाएगा मेरठ, एक ले जाएगा खराब रास्ते से ले जाएगा। तो कोच जो होता है वो आपको शॉर्टकट, अच्छा रास्ता, सुगम रास्ता और आपको जल्दी पहुंचा देने वाले रास्ते से ले बता देगा। यही कोचिंग का काम है, जो आपको ट्रिक बता दे। और जो कोच होता है वो जैसे जो द्रोणाचार्य अवार्ड पाता है ना, वो अर्जुन पुरस्कार विजेता नहीं होता, ये आप कभी देख लीजिए। क्योंकि वो जिंदगी इससे सबक लेके आपको बताता है। जो सबक इनके पास है वो सबक सफल हुए लोगों के पास नहीं है। ये तो हम और ये साथ पढ़े हैं, हम और ये जिगरी मित्र रहे हैं, इसलिए एक दूसरे की जिंदगी के बारे में शेयर कर रहे हैं। हर कोई शेयर भी नहीं करता। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं ना। तो वो ये जानना जरूरी है। दूसरे भाषा भाषा वह चुनिएगा जिस भाषा के माध्यम से आप अपने आप को व्यक्त कर सकें सर्वश्रेष्ठ रूप से। ऐसा ना हो एग्जामिनेशन हॉल में कि आप सोच रहे हैं लेकिन तलाश नहीं पा रहे हैं कि इसको निकालें कैसे बात। तो अगर हिंदी में आप, होता क्या है भाषा के साथ ये है दिक्कत कि जैसे हम लोग जो अंग्रेजी जानते थे या बोलते थे, वो आज भी वही बदस्तूर सिलसिला बना हुआ है कि हम लोग सोचते हिंदी में हैं और फिर चाहे कितनी संभाव्य गति हो उसके हिसाब से उसको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में बोलते हैं। हम सोचते नहीं अंग्रेजी में। जो सोचता मूलता अंग्रेजी में है वो व्यक्त बढ़िया करेगा अंग्रेजी। थॉट प्रोसेस जो है। अब कोई सी चीज़ अगर आप उस पर भी ध्यान दे लेंगे, हम लोग को मूलता हिंदी माध्यम के छात्र रहे और उस ज़माने में अंग्रेजी का ज्ञान भी कई साल बाद शुरू होता था, ऐसा नहीं बचपन से ही। अब तो आदमी बच्चे को डांटता भी है अंग्रेजी में, सिखाता भी है अंग्रेजी में। और हम लोग अपने मोस्टली बच्चे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होते थे। इतना सुकुमार भी बना दिया गया है। जैसे हम लोग अपने पिताजी से 2-4 झापड़ वपड़ के लिए तैयार रहते थे रोजे। अगर 2-4 चाटा न मिला तो लगता था कुछ अपूर्णता जिंदगी में। उनका पिताजी को देख करके कभी निकटता का आभास नहीं हुआ। नहीं हमें याद नहीं कि हमारे पिता ने हमको गोदी में कभी खिलाया। हमें भी किसी दिन पिताजी शहर चले जाते थे तो उस दिन आदमी खुश रहता था। तैयार रहते थे, मुर्गा न बना दे, डंडा न उठा ले, इतने पे लगता था कुछ और ज़्यादा असामान्य हो रहा है। फिर हम लोग उस पात्र का सहारा लेते थे जो हमें बचा सकता था। जैसे हमारी दादी बचा लेंगी, सामने आ जाएगी, पिताजी नहीं मारेंगे। लेकिन कभी भी पिताजी के साथ हम लोग सहज नहीं हुए बिल्कुल। आज बच्चे से लोग सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, नहीं पापा ने डांट दिया बेटा, सॉरी बेटा। अरे वो बच्चा अपना ऐठा जा रहा बचपन से। इससे भी बड़े असामान्य किस्म की संतति का निर्माण हुआ। बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ। अच्छा, वो फिर कमजोर हो जा रही है, वो फिर तनाव में आ जा रही है। आप देखें ना, बड़े बड़े कोर्स करने वाले लोग, यानी सेलेक्ट होने के बाद नौकरी करने वाले लोग इस कंपनी से हटे, उस कंपनी में पैकेज कम था, उससे फिर गए नोएडा से कूद पड़े। नोएडा तो बहुत बड़ी दुर्भाग्यशाली नगरी है। मैं रहा अभी 1 साल नोएडा, मेरी पोस्टिंग रही। इतना निकृष्ट शहर तो मैंने देखा नहीं। लोग नोएडा चिल्लाते, कुछ नहीं है वहाँ पे। बर्बादी का खजाना है, बर्बादी का गढ़ है। संस्कृति का तो पूरा पतन हो गया। अपनी जड़ों से कटे हुए लोग जो अपने मूलता अपने गाँव से कट करके यहाँ पर नौधनाट वर्ग में शामिल होकर के रह रहे हैं, जहाँ पर वो मूल रिश्तेदार आकर के इनसे मिल नहीं सकते नोएडा में, है ना। स्वेच्छाचारिता, उन्मुक्तता और भोगवाद की जो जीवन प्रणाली का गठन हुआ है, उसके तहत लोग नोएडा को बढ़िया बताते हैं, अच्छा बताते हैं। मैं समझता हूँ कि एक इंसान के नाते जो होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। तीसरी चीज़, आप पढ़ते समय लिखिए खूब। इस ऑनलाइन पढ़ाई के युग में लोग लिखने का अभ्यास कम हो रहा है। लोग सिविल सर्विसेज में जाकर के पूरे प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पा रहे। देखो, रोज मैं तुम लोगों को कहता हूँ ना कि रिटन प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। हम लोगों की प्रैक्टिस इसलिए अच्छी थी कि हम लोगों को इमला से लेकर के और संदर्भ प्रसंग व्याख्या और नोट्स बनाने में बड़ी मेहनत होती थी। हम लोग बांटे थे ना, आधा नोट हम लोग बनाते। 4 किताबें 5 किताबें हम लोग कंसल्ट करते थे, फिर उसमें एक हिस्सा छांटते थे कि कैसे कैसे रहेगा। फिर नोट्स जब बनाते थे तो साइड में कुछ हाशिए में जगह छोड़ते थे। फिर कभी कोई चीज़ उससे रिलेटेड मिल जाए तो उसको लिख लेते थे। जितना आप पढ़ते हो, जितना आप उसके साथ विषय वस्तु के साथ आपका नज़र का लगाव होता है, वो आपको एग्जामिनेशन हाथ में याद आता है। जब आप भूलोगे तो आपको लगेगा कि नहीं एकदम से याद आ गया था, इनका पढ़ाया हुआ याद आएगा। जिससे भी आपने पढ़ा होगा, जो आपके दिमाग में बैठा होगा, वो सब आपको याद आएगा।
ऑब्जेक्टिव टाइप तो अब है नहीं है, केवल प्री में ना। प्री में। हाँ। ऑब्जेक्टिव टाइप में एक फार्मूला आपको बता दें अपना। ऑब्जेक्टिव टाइप में जब आप क्वेश्चन करो तो पहले राउंड में तो आप जो है कर डालो, दूसरे राउंड में आप फिर उन क्वेश्चंस को देखो कि जिन क्वेश्चन के संबंध में आपको भ्रम हो रहा है, इसका आंसर ए है कि बी है, सी है कि डी है। आप हमेशा ये कोशिश करो जानने की कि जब आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा तो पहला उत्तर आपके दिमाग में क्या आया था। आप मेमोरी वाले उसमें जाओ खाते में, तो आपको लगेगा सी आया था, आप आंख मूंद कर सी पे निशान लगा। कोई चीज आपके गहरे अवचेतन में जब पड़ी होती है एक बार क्लिक करती है हल्के से, फिर आप तर्क लगाने लगते हो तो वो चीज अवचेतन में नीचे चली जाती है, होती वही सही है। आप देखिएगा 99% वही सही निकलेगी, बाद में आप अरे तो हमारे दिमाग में आया था, एकदम सही है। मैंने इनको कई बार इस बात को आया कहा। था। अच्छा हर ये अड़ोस पड़ोस वाले से पूछो, अभी नहीं, अभी आ रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग भी वो काम किए हैं इसलिए हम छिपाते नहीं हैं। आप पड़ोस वाला जो है विद्वान है, क्यों मार के चलते हो? तीसरा प्रयास हम लोगों को पता था, जब हमें कुछ नहीं समझ आता था तो हम लोग वॉशरूम में बाहर निकलते थे, वहां विद्वानों की एक संगठन होती थी, कुछ नहीं जाता था। लौट के आइए, जो भी 4-5 क्वेश्चन आपको एकदम न समझ में आ रहा है, एकदम न समझ में आ रहा, एक विकल्प कोई चुन लीजिए, सी बी डी जो भी चुनना उसी में लगा दीजिए, 4 में से एक सही हो जाएगा, हो सकता है 2 ही सही हो। ऑब्जेक्टिव टाइप में हमेशा ये करिएगा, जहां कन्फर्म है वहां कन्फर्म, जहां नहीं कन्फर्म है वहां विकल्प क्या आ रहा, पहला जो पहला विकल्प आवे वही लगा, निश्चित लगा, ठीक है, वही सही होगा। और जहां ना आ रहा हो वहां बिल्कुल आंख मूंद करके, माइनस मार्किंग वाले विशेष रूप से सावधान रखिए। अब तो माइनस मार्किंग है ही ना, क्योंकि पैटर्न में माइनस मार्किंग सब जगह है, तो उसमें फिर बिल्कुल जोखिम मत लीजिए, जितना सही है उतना सही है, नहीं सही है नहीं सही, ठीक। तीसरी बात इंटरव्यू, जब इंटरव्यू में आप जाओगे तो आपके सामने एक बड़ा दबाव आएगा, आप सिलेक्ट मतलब आपका मेंस क्लियर हो गया होगा, अब आपको लगेगा नौकरी एकदम पास है, एकदम पास है, और अगर आप छूट गई तो बड़ी होगी। इंटरव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है, वास्तव में अगर सामने बैठे लोग उनका अपना कोई व्यक्तित्व है ठीक ठाक, क्योंकि अब कई जगह तो जिनका व्यक्तित्व नहीं वही व्यक्तित्व परीक्षण ले रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करने वाले लोग पहली बात यह ध्यान रखिए कि बड़े अनुभवी होते हैं, अनुभव संपन्न होते हैं, ज्ञान संपन्न होने के साथ वो अनुभव संपन्न होते हैं। तो आप उनके सामने पहली बात तो ये करिए, सहज रहिए और झूठ मत बोलिए। आपसे जो प्रश्न पूछा जाए वो आपके ज्ञान का परीक्षण है भी नहीं, आपकी पर्सनालिटी का परीक्षण है। आप एक लोक सेवक के रूप में जब जाएंगे फील्ड में, तो वो व्यक्तित्व आपका झलक रहा है नहीं झलक रहा, वो ये जानने की कोशिश करते हैं। तो उसमें आप सबसे बड़ी बात तो सहज रहिए, दूसरे जो भी आता है उसको बताइए कॉन्फिडेंस साथ, जो नहीं आता है उसको क्षमा मांग करके आगे बढ़िए। हमको पता है कि हमें ये पता है, हमको ये भी पता है कि हमें ये नहीं पता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ठीक रहना चाहिए। आप इधर देखना उधर देखना, अंदाजा लगाना, ये सब ठीक नहीं। झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने में फिर आप फंस सकते हैं। झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, कतई नहीं, सूत्र बना लीजिए नहीं बोलना है झूठ, क्षमा मांग लीजिए। कोई सर्वज्ञ होने का ठेका थोड़ा दे रखा है आपने, ये हर चीज आपको पता ही है। मेंस क्वालिफाई करने वाला सब जानता ही था, वो तो जितने प्रश्न उसने किए उतने में उसकी योग्यता प्रमाणित हुई। जो 5 और प्रश्न थे उनमें पूछ लीजिए तो कौन बेटा सन्नाटा निकल जाए। तो आप क्षमा मांगिए, वो तो खुद भी कोऑपरेट करते हैं। आपका जो प्रिय क्षेत्र है, जो आपका मजबूत क्षेत्र है, इंटरव्यू की दिशा उस तरफ जाए, वो आपके पास में नहीं है। जब कोई चीज पूछी जाए तो थोड़ा सा ऐसा उत्तर देने की कोशिश करिए कि उसको लगे कि नहीं नहीं ये चीज इसको अच्छे तरीके से पता है। अच्छा, जितना पूछा जाए उतना बताइए, आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मुंशी प्रेमचंद कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे। अब ये नहीं कि उनका जन्म यहाँ हुआ था, उनके बाप का नाम ये था, किताब का नाम ये था, काम भर तो बता। जानकारी आपकी बहुत हो सकती है, लेकिन प्रस्तुतिकरण आपको उतना ही होना चाहिए जितना उन्होंने पूछा है। क्योंकि मैं एक बार फंस चुका हूँ, लेकिन भगवान कृपा रही कि मैं निकल गया उससे, जीन जैक्सन रूसो वाला। तो वो चीज़ें जो है थोड़ा सा आप उतना बोलिए जितना पता है, फिर रुक जाइए।